हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। आपका बोर्ड का एग्जाम 14 मार्च से निर्धारित है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आज हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे, यानी जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युतिकी विभव तथा धारिता, उसके एमसीक्यूज को देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मीडियम जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे प्रश्न, और इनसे बाहर प्रश्न आपके बोर्ड में नहीं रहेंगे। अगर आप जितने प्रश्न हैं इतने अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यही चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो है आपका स्थिर वैद्युतिकी विभव तथा धारिता। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू क्या होता है? CV, है ना। Q क्या है? चार्ज, और C क्या है? कैपेसिटेंस। तो C बराबर होता है Q बाई V। C बराबर Q बाई V। क्लियर है? तो Q का क्या होगा? Q का हो जाएगा आपका कूलम्ब, और V का हो जाएगा वोल्ट। तो यानी कूलम्ब पर वोल्ट, और इसी को बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं? फैरेड। या तो कूलम्ब पर वोल्ट रहे या फैरेड रहे, है ना। ये किसका यूनिट है? कैपेसिटेंस का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। इस Q के कारण जो R डिस्टेंस पर पॉइंट P है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, विद्युत विभव क्या होगा? तो क्या होता है? V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। क्या होता है? V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो कौन हो जाएगा? पहला 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है ना। क्या कह रहा है? आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। क्या होती है विद्युत धारिता? विद्युत धारिता क्या होगी? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई V। Q बाई V। अब Q फॉर यहाँ एक मिनट स्मॉल Q ले लेते हैं या कैपिटल Q जो भी है, Q बाई V। तो क्या हो जाएगा? Q बाई V की वैल्यू क्या होती है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। रेडियस क्या कह रहा है? R। ठीक है, उसके सरफेस पे लाना है, तो रेडियस क्या है? R। अब यहां से क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला जाएगा, और Q क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये केवल पृथ्वी की बात नहीं है, स्फेरिकल कोई भी सरफेस की बात है ना। कोई भी गोला है उस पर उसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस उसका कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस। ठीक है, चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। विद्युत विभव बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी टेस्ट चार्ज को एक यूनिट चार्ज के पास, है ना, लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज को, उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्क डन बाय चार्ज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक सांधित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो सांधित्र की धारिता होगी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? कितना वोल्ट तक? 100 वोल्ट तक। यानी वोल्ट आपका दिया हुआ है 100 वोल्ट, ठीक है। एनर्जी U दिया हुआ है 1 जूल। U कितना दिया हुआ है? 1 जूल। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है? कैपेसिटेंस की। तो U इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। ये हो गया 1/2 इंटू सी। भी की वैल्यू कितनी है? 100 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? C इज इक्वल्स टू, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये जाएगा यहां पे, तो 2 इंटू 1 2 बाई 10 का पावर 4। ये जो है 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 4। ये चला जाएगा नीचे। दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर -4 फैरेड। 2 इंटू 10 का पावर -4 फैरेड। क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 का पावर -4, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? जो उत्पन्न करती है, वेन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वेन डे ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूसेस। क्या करता है वेन डे ग्राफ जनरेटर? अल्टरनेटिंग पावर? नहीं। करंट विथ हाई फ्रीक्वेंसी? नहीं। हाई वोल्टेज? क्या होगा? हाई वोल्टेज। वेन डे ग्राफ जनरेटर जो होता है ये होलो होता है ना, इस टाइप से, और यहां पे हम लोग इसको रोटेट करा के वोल्टेज देते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव जाता है और ये इंड्यूस्ड हो जाता है किस पर? पॉइंटेड कंडक्टर। क्या है इसका थ्योरी? कि चार्जेस ऑलवेज सस्टेन्ड एट द पॉइंटेड कंडक्टर्स। कंडक्टर के कहा पॉइंट पर चार्ज जो होते हैं वो सस्टेन होते हैं, है ना। तो उसी थ्योरी के ऊपर क्या होता है कि लो वोल्टेज को क्या करता है? हाई वोल्टेज में वेन डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है? हाई वोल्टेज आपको, वोल्टेज को बढ़ा करके आपके पास देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है। कितनी है? 5 माइक्रोफैरेड प्रत्येक की धारिता, प्रत्येक की कैपेसिटेंस। 64 सिमिलर ड्रॉप है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, है ना। बिग ड्रॉप का फॉर्मेशन हो रहा है। बड़े बूंद
की धारिता होगी। कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप विल बी व्हाट, क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप की बात आ रही है, तो मान लीजिए उसको हम लोग सी डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो सी डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, हमें पता है कि क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेट के इज 1, या फिर के अगर देना है तो आप के दे दो, के विल बी द सेम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, परावैद्युतांक जो होगा वो सेम होगा, तो के लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो ए डैश और डी डैश करते हैं, ये क्या है बिग ड्रॉप। सिमिलर स्मॉलर ड्रॉप का क्या हो जाएगा सी, दैट इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ड्रॉप है तो छोटा वाला का रेडियस मान लेते हैं आर, और बड़े वाले का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो छोटे वाले का एरिया क्या होगा और बड़े वाले का एरिया क्या होगा, तो क्या होगा, बड़े वाले का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सी डैश है ना इज इक्वल्स टू, ये सी डैश हो गया और ये क्या हो गया सी। अब हम लोग को ये दोनों के बीच में आर का रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो आर का रिलेशन के लिए क्या होगा, आर के रिलेशन के लिए 64 ड्रॉप्स और जो बिग ड्रॉप है दोनों का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4 बाई कितना 4/64, कितने ड्रॉप में हो रहा है 64 ड्रॉप का है, तो 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा कि नहीं। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां से आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64 आर क्यूब, कितना हो जाएगा आर क्यूब इक्वल्स टू 64 आर क्यूब। दैट इंप्लाइज आर इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 चौके 16 चौके 64, 4 और आर इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4 आर। अब चलिए आइए यहां पे, यहां देखिए, यहां देखिए सी डैश कितना दिया हुआ है के एप्सिलॉन नॉट ए डैश बाई डी। अब हम लोग क्या करेंगे सी डैश बाई सी लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट के एप्सिलॉन नॉट है ना ए डैश बाई डी डैश डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये और ये हम लोग हटा देते हैं, तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा आर की वैल्यू तो आपको पता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा सी डैश बाई सी इज इक्वल्स टू ए डैश, ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप, बिगर ड्रॉप जो बड़ा ड्रॉप है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बाय डी डैश यानी आर, डी डैश क्या है आर है, यहाँ क्या है ए, तो ए क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल वाला है तो आर स्क्वायर इंटू इसका आर, ये डी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 पाई कैंसिल आउट, आर से ये आर कैंसिल, ये आर से ये कैंसिल। क्लियर है, इसका मतलब है कि सी डैश बाई सी इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर सी डैश बाई सी इज इक्वल्स टू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है
कैपिटल R इज इक्वल्स टू आपको मिला है 4R। कितना मिला है? 4R। तो हो जाएगा 4 स्मॉल r बाई r। R विल बी कैंसिल आउट, है ना। तो दैट इम्प्लाइज C डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू सी। C डैश इक्वल्स टू 4 इंटू सी। दैट इम्प्लाइज C डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 5 माइक्रो फैरेड। यही है ना। C डैश की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू कितनी है? 5 माइक्रो फैरेड। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 20 माइक्रो फैरेड। 20 माइक्रो फैरेड। C डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 20 माइक्रो फैरेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 माइक्रो फैरेड। क्लियर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे पहले क्या किए हम लोग, इसमें हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम को इक्वल किए। वॉल्यूम इक्वल करके आर की वैल्यू का रिलेशन निकाल लिए, दोनों का आर का रिलेशन निकाल लें, है ना। वॉल्यूम इक्वल करके आर का संबंध निकाल लिए। उसके बाद सी डैश का फॉर्मूला आपको पता है, सी का भी फॉर्मूला छोटा के लिए सेम है। और फिर क्या किए, उसको यहाँ सॉल्व कर दिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए देख ले एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरेड होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता होगी। 3 कैपेसिटर है, मान लीजिए तीनों कैपेसिटर कितना कितना है? C है। और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना हो जाता है? 6 माइक्रोफैरेड। कितना हो रहा है? 6 माइक्रोफैरेड। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1 बाई सी डैश इक्वल्स टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी। फ्रॉम हियर 1 2 3 3 बाई सी। यहाँ से क्या होगा? 1 बाई सी डैश इक्वल्स टू 3 बाई सी। तो सी डैश क्या हो जाएगा? सी बाई 3। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इक्वल कैपेसिटर, 3 इक्वल कैपेसिटर को, तो क्या देगा? सी बाई 3। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं? तुल्य धारिता कितना है? 6 माइक्रोफैरेड। यानी यहां पे जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यानी अगर सीरीज में जोड़ा गया तो सी डैश कितना है? 6। तो 6 इक्वल्स टू सी बाई 3, है ना। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 18। सी इक्वल्स टू 18 माइक्रोफैरेड। यानी सब कितने कितने माइक्रोफैरेड का है? 18 माइक्रोफैरेड का। अब कह रहा है कि भैया इसको आप, यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता होगी। तो समांतर क्रम में अगर उसको हम लोग जोड़ते हैं, है ना, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा? सी डैश समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? सी प्लस सी प्लस सी, यानी 3C, यानी 3 इंटू 18, यानी 18 तिया 54 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो सी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी प्लस सी प्लस सी 3C 18 तिया 54 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V में संबंध होता है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र E तथा V में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो E इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस dV बाई डी आर। आर अगर डिस्टेंस है तो dV बाई डी आर, है ना। x डिस्टेंस है तो dV बाई डी एक्स। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस dV बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू माइनस dV बाई डी एक्स। विद्युत विभव का विमीय सूत्र है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, चलिए
देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी भी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वर्क डन बाई चार्ज। वहीं से हम लोग लेकर के चलते हैं। वर्क डन का क्या हो जाता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स इंटू डिस्टेंस तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसका, कार्य का है, यूनिट। और Q इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर, और टी का क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब क्या हो जाएगा, ये केजी मीटर स्क्वायर, इस सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर सेकेंड क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, पर एम्पियर। तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, केजी का क्या होगा, एम, इसका एल स्क्वायर, इसका टी का पावर -3 और इसका ए का पावर -1। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा होगा। चलिए इसको कौन सा कलर ले ले, अच्छा नहीं लग रहा है ये, चलो ब्लू को ही प्रीफर किया जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1। कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, यहां देख लिए कैसे बना है ये। अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप फार्मूला से ही यूनिट को डिराइव कर सकते हैं ना। अगर यूनिट डिराइव कर लिए तो आप डायमेंशनल फार्मूला भी डिराइव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कह रहा है, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अभी हम लोगों ने देखा था 1/C' इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो क्या हो जाएगा 3/C, तो C डैश क्या हो जाएगा, C/3। विच वन विल बी द आंसर, A, C/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर प्लेट, इस क्वेश्चन को देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्रों की दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होगी। देखो ये करके देखते हैं, संचित ऊर्जा होगी, क्या होगा, ये तो और क्लियर नहीं पता चल रहा है ना। द एनर्जी स्टोर्ड per unit volume between two plates of a parallel plate capacitor will be, क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलते पहले किसमें लाना हमको है, एप्सिलॉन नॉट और E, है ना, E के रूप में, और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी क्या होता है, ये मान लीजिए एनर्जी U से 1/2CV स्क्वायर, 1/2CV स्क्वायर। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो U बाई वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, A इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस। 1/2 C की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे A इंटू टी हम लोग किए हैं, तो क्या करना होगा, नीचे भी हमको क्या करना होगा, A इंटू डी करना होगा,
कर दिए। ठीक है, अब ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ए क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ इसको थोड़ा अलग से कर देते हैं, वॉल्यूम को भी स्मॉल वी से कर दे रहे हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। भी स्क्वायर, ये वोल्टेज है, भी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आ गया ना आंसर, क्या है, U बाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए V बाई डी, हमने क्या देखा अभी, E इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, तो डी वी बाई डी एक्स। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई डी, यानी E का स्क्वायर। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल ई का स्क्वायर। कौन हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप एक बार बना करके भी देख लेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो इसकी धारिता क्या हो। मतलब दो पैरेलल प्लेट है, इसकी डिस्टेंस d है। ठीक है, अगर डिस्टेंस 2d कर दिया जाए, नया d डैश मान लो क्या कर दिया जाए 2d, तो क्या होगा, चलिए देखिए, c डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी डैश हो जाएगा बाई c। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होगा। ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो c डैश बाई c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d बाई डी डैश क्या हो जाएगा 2d। ठीक है, तो c डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c बाई 2, हाफ हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया कितना, 2 टाइम्स, डिक्रीज हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। क्लियर है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 गुनी घट जाएगी। ठीक है, अगर इसी में पूछ देगा कि अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, के जो है वो ट्वाइस कर दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है, यानी के अगर आ जा रहा है, यानी पट्टिका के बीच में कोई चीज हम लोग डाल देते हैं, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं, आधा, है ना, तो के जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर पूरा डाल दिया जाएगा तो सी जो होता है एक डेरिवेशन है ना, डी माइनस टी करके 1 माइनस डी बाई टी करके सी डैश, है ना, वहां से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से रेजिस्टेंस का था, इसका जस्ट विपरीत है, यहां इसका और रेजिस्टेंस का उल्टा। श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो करंट में, है ना, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ऐसे जाएगा श्रेणी क्रम में। और पार्श्व क्रम में 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, है ना। इसका उल्टा यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर श्रेणी क्रम है, यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम है
तो क्या हो जाएगा 1/c' बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसे जाएगा, है ना। और जब पार्श्व क्रम है तो c' इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 डैश 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 ऐसे जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, तो क्या है कि ये और ये क्या है, पार्श्व क्रम में है और ये फिर श्रेणी क्रम में है। तो ये दोनों पार्श्व क्रम में है तो क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास ऐसा सीरीज मिलेगा। कैसा मिलेगा, इस तरह से, ऐसे। ये हो गया 5 और ये हो गया 4 बराबर 20 से ना, 20 से। 1 मिनट यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में ये 5 हो गया और ये 4। क्लियर है। अब इसका आप श्रेणी क्रम में निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/c' इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/4। तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 4 9। ठीक है। तो c' इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c' इक्वल्स टू 20/9। c' इक्वल्स टू 20/9। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20/9। हो सकता है एक न्यूमेरिकल्स ऐसा पूछते, है ना, छोटा आसान पूछेगा। बस आपको सीरीज और पैरेलल में देख लेना है, यानी समांतर मतलब श्रेणी में और समांतर में देख लेना है। अगर समांतर में तो सीधा जुट जाएगा और अगर श्रेणी क्रम में है तो फिर उसका इन्वर्स करके जुटेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें देखिए प्रभावी धारिता, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम लोग इसके इसी सेक्शन का यानी इसी चैप्टर का लॉन्ग आंसर जो है, जो आते हैं वो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, है ना। कुछ डेरिवेशंस हैं उसको देखेंगे। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैरेड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैरेड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। ठीक है। टू गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरेड, हाउ मेनी मिनिमम कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरेड विल बी रिक्वायर्ड। अब ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको करिए, है ना, खुद से, कि 2 माइक्रोफैरेड कितने ऐसे 2 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर्स लगेंगे कि टोटल जो कैपेसिटेंस हो वो 5 माइक्रोफैरेड हो जाए। ठीक है। तो आप क्या करें, उसको सीरीज में करके देखिए, पैरेलल में करके देखिए, है ना। अगर जैसे पहला क्या है 6 अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 ये 1/2 करके, यानी 6/2 3 हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो अगर 6/2 यानी 2/6 हो जाएगा पैरेलल में। अगर सीरीज में 2/6 हो जाएगा, अगर पैरेलल में करें तो 12 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से अब मान लो दो को सीरीज में किसी 2 को सीरीज में कर दिए, 1 को पैरेलल में कर दिए, या 2 को पैरेलल में कर दिए, 1 को सीरीज में कर दिए, कैसे भी करके आपको लाना है कितना, 5 माइक्रोफैरेड। क्लियर है। तो मिनिमम कितने आपके कैपेसिटर्स लगेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो चलिए हम लोग देखें, पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। ई इक्वल्स टू क्या है, dV/dx माइनस में, है ना। फिर डाइपोल में एक्सियल में भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अभी हम लोग देखेंगे, P/R² करके। है ना, ये एक्सियल पे भी होता है और इक्विलेटरल पे भी होता है ना। यानी ट्रायंगल पे इक्विलेटरल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जब हर जगह इक्वल होंगे तो वर्क डन 0 होता है यहाँ पे, है ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है, परपेंडिकुलर होता है, 0 होता है।
कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जहां पे सारे पोटेंशियल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो ये था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसी चैप्टर्स का जो और बाकी जो बचा हुआ है उसको लेकर के हम लोग आएंगे, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो आप क्वेश्चंस को लाइक, ये वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।